टाइप्स ऑफ, ये फोर्सेस दो प्रकार के रहेंगे, एक फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, एंड दूसरा डिराइव्ड फोर्सेस, ठीक है। एक होगा फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, एंड दूसरा डिराइव्ड फोर्सेस, ठीक है। ओके, तो पहला फोर्स आ जाता है, पहले पार्ट में आ जाता है फंडामेंटल फोर्सेस, उसमें सब पार्ट्स आ जाता है फंडामेंटल फोर्सेस, ओके। उसमें पहला प्रकार आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी दो दो प्रकार के फोर्सेस आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये शायद आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हुआ होगा केमिस्ट्री में, बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रुके हुए चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। क्या है? रुके हुए चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है, एंड ये फोर्स हो जाता है Fe, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, उसका वैल्यू आ जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। कब लग जाता है वो? जब ही दो पॉइंट चार्जेस ये आपस में R डिस्टेंस के साथ साथ बैठ जाते हैं, तो एक चार्ज Q1 दूसरे चार्ज Q2 के ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स एग्जर्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स लगा देता है, एंड ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F12 वेक्टर, बराबर। सिमिलरली Q2 भी बोलता है कि मैं भी कुछ कम नहीं है, ये भी उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा देता है, वो होगा F21, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, एंड इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। इसके ऊपर डिटेल स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। ये वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर आना चाहिए, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, राइट, एंड यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, इसीलिए आर कैप लिखा मैंने। दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खासियत क्या है? पहले तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है। कौन सा है? डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है, डिपेंडेंट, हाँ। और दूसरा है कंजर्वेटिव। कैसा है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब हम लोग वर्क एनर्जी पावर में समझेंगे। फिलहाल तो मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगा कि कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, कि जो इनिशियल एंड सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मतलब मैं लिफ्ट से थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाऊं या स्टेयर्स से थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाऊं, जो फोर्स लगेगा कंजर्वेटिव होगा, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो, ठीक है। आया समझ में? ठीक, तो जो जो कुछ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक रीच हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही, उसके डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पाथ उसने कैसा फॉलो किया, ऐसे टेढ़ा होके इधर जाके उधर जाके फिर रीच हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया। इसके ही साथ साथ हम लोगों को दूसरा फोर्स भी मिल जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट दी मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अभी ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर तभी लग जाता है जब ये चार्ज दौड़ता है, रेस्ट के ऊपर नहीं लगता। इसीलिए Fm मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड B, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल तो Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B ऐसे ही लिखेंगे, एंड इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ कुछ इस प्रकार डिनोट करेंगे कि ये B वाला मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, राइट, N से लेके S तक जो जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो फील्ड है वो इनटू द प्लेन है। ये डायरेक्शन है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब क्या? इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो B वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन, ठीक है। एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार रखा है,
बराबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से राइट हैंड रूल लगाओ 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 लगाओ, क्या हो जाएगा, v वेक्टर ऊपर की तरफ है, बराबर। पाम आपको ऐसे रखना है ताकि वो दूसरे वेक्टर की तरफ आ जाए, बराबर। तो पाम मुझे इस प्रकार रखना है, ऐसे रखने से नहीं होगा, राइट। दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियां मूव करना है, ठीक है। सो बोट आतमध्ये प्लेनच्या दिशेने येतील अँड स्ट्रेच थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज Fm। सो Fm इधर खींचेगा, तो Fm जैसे ही खींचेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये जो चार्ज है वो डिविएट हो जाएगा। डिविएट होने से उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, बराबर। मतलब ये जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वैसे फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो ये जो चार्ज है वो एक कर्वेचर पाथ में मूव हो जाता है। चार्ज कैसे मूव हो जाता है, कर्वेचर पाथ में मूव हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे कर्वेचर पाथ में मूव हो जाता है एंड दैट इज नथिंग बट दी मैग्नेटिक फोर्स। मैं टाइप ऑफ फोर्सेस की चर्चा कर रहे, इन डिटेल हम लोग अभी नहीं जा रहे। सो ओवरऑल ये फंडामेंटल फोर्सेस में फर्स्ट टाइप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक ये सेपरेट जब भी कंबाइन हो जाएंगे तब हम लोगों को लाइट मिल जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बराबर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको टोटल फोर्स दे देता है F वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर। समझ लो, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट। दोनों का वेक्टर एडिशन हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चमका अच्छे से, क्लियर है, ओके। लिख लो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था एंड दूसरा ग्रेविटेशनल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो 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 क्या होगा, Fg विच इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये अगर r स्क्वायर है तो वेक्टर के फॉर्म में मैं r कैप लगाऊंगा, ये वेक्टर के फॉर्म में होगा, ये r कैप हो जाएगा। मास है m1, ये मास है m2 एंड ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दिस कैनॉट बी रिपल्सिव, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। उसके कुछ कुछ चीज़ें मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसे होता है, एक तो वो सिर्फ एंड सिर्फ अट्रैक्टिव, ओनली अट्रैक्टिव होता है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। दूसरा वो कंजर्वेटिव होता है, वो कैसे होता है, कंजर्वेटिव होता है। तीसरा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन चौथा वाला पार्ट है इट इज वीक फोर्स, इट इज वीक फोर्स। तो अट्रैक्टिव है, कंजर्वेटिव है, मीडियम इंडिपेंडेंट है एंड वीक फोर्स है, ठीक है। क्लियर है। तीसरा फोर्स हम लोगों को देखना है सी टाइप पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में इट इज ऑफ कोर्स नाम पे ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल दी फोर्सेस। सारे के सारे फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्लियर। एंड सबसे वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्लियर है, ओके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहले समझते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है कि जो सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर ही रख देगा, ओके। सारे न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर ही रख देगा। क्यों ऐसे नौबत आ जाती है कि भाई न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ रहा है, बोलो बोलो बोलो। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन। एक ही प्रोटॉन रहता है क्या, बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी देखा। लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है तो दो प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बराबर, ऑफ कोर्स लगाएंगे। एंड न्यूक्लियस तो इतना सा छोटू सा है, जगह भी कम है, राइट।
तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बहुत मस्ती करेंगे, दुश्मनी करेंगे एंड वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, बराबर। बट और एक ऐसा फोर्स न्यूट्रॉन लगाएंगे सच दैट ये सारे न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सारे लोगों को कंट्रोल करके न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स एज वेल, ठीक है। ये शायद वर्ड आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, बराबर। सो ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर रखने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक फोर्स होता है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर हम लोग अगर चर्चा करें तब ये जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में बाय एमिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी, बराबर। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इकट्ठा आके न्यूक्लियस में ही रहने, बराबर। बट कभी कभार न्यूट्रॉन थक जाता है एंड न्यूट्रॉन बोलता है कि ये काम मैं क्यों करूं, मैं भी शैतान बन जाऊंगा, प्रोटॉन बन जाऊंगा। तो ये न्यूट्रॉन बन जाता है प्रोटॉन बाय एमिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। तो ये जो कुछ फोर्स है, ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू strong nuclear force required to keep all nucleons inside nucleus, to keep all nucleons inside nucleus is called strong nuclear force. Strong nuclear force, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आगे थोड़ा सा लिखो, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज strongest force, it is strongest force. Weak nuclear force, force inside nucleus, force inside nucleus which when neutron gets converted into proton, by emitting electron and energy, by emitting electron and energy, by emitting electron and energy, proton converted into proton by emitting electron and energy, ठीक है। all nuclear forces, मतलब ये C and D वाले, all nuclear forces are short range forces, all nuclear forces are short range forces। ब्रैकेट में लिखो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। उसके आगे लिखो ब्रैकेट में ही फर्मी, फर्मी FERMI, FERMI। ये फर्मी जो होता है इट इज नथिंग बट फेम्टो। 10⁻⁻15 को फेम्टो बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये फर्मी, ये वर्ड हम लोग जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी शायद यूज किया होगा, फर्मी लेवल एनर्जी, है ना, ठीक है। नहीं किया है अभी तक, ओके, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस का ज्ञान हम लोगों को मिल गया। नाउ गिव द हेडिंग डिराइव्ड फोर्सेस। क्या लिखेंगे? डिराइव्ड फोर्सेस।
ओके अब ये डिराइव्ड फोर्सेस में कौन सा क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले एकदम सिंपल सी चीज आ जाती है, वेट। क्या आ जाए? वेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट धरती माँ के ऊपर है तो धरती माँ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, राइट? या कोई भी चांद के ऊपर भी धरती माँ फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है? सो दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है? सो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वेट जो है वेट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट लग जाता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर टेबल पे रखा है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दैट इज इक्वल टू वेट। क्लियर है? सिंपल सा पार्ट, एकदम क्लियर है, आया समझ में? दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला फोर्स है, दूसरा फोर्स आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन, या उसको ही हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स, ठीक है? रिएक्शन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है एंड जनरली नॉर्मल रिएक्शन ये रिजिड बॉडी एंड ऑब्जेक्ट इनके ऊपर आ जाता है, ठीक है? रिजिड बॉडी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रिजिड मतलब क्या? जो चेंज नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं सॉरी फॉर रिजिडिटी, बराबर? रिजिड मतलब मैं चेंज नहीं होऊंगा बट आई विल से सॉरी, ठीक है? सो रिजिडिटी मतलब क्या? उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब मैंने कितना भी फोर्स अप्लाई किया तो भी बॉडी या जो कुछ ऑब्जेक्ट है वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, राइट? या मैंने इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकता, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, राइट? ये बेंच मूव होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, मैंने अगर इतना फोर्स अप्लाई किया कि भाई मैंने एक हथौड़ा लाया एंड जोर से मार दिया तो शायद ये टूट सकता है, ठीक है? सो जनरली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव रिजिड बॉडी, ठीक है? बट फॉर स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फॉर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वी विल से दैट कि ये रिजिड बॉडी मतलब साइज एंड शेप चेंज नहीं करने वाला ऑब्जेक्ट मतलब रिजिड बॉडी, ठीक है? सो ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सरफेस, ये सरफेस, ये रिजिड बॉडी है। मैं जो कोई प्लेटफॉर्म पे अभी खड़ा है दैट इज रिजिड बॉडी, ठीक है? ये वो जो वॉल के ऊपर लीन हो गया है वो है वॉल रिजिड बॉडी, ठीक है? आया समझ में रिजिड बॉडी का मतलब, राइट? ये जो फैन ये ऊपर सीलिंग के ऊपर टांग दिया है ना? तो ये सीलिंग जो है दैट इज रिजिड बॉडी, ठीक है? क्योंकि फैन के वेट की वजह से सीलिंग नीचे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन ये हम लोग समझ लेते हैं। पहले रिजिड बॉडी के ऊपर चर्चा किया, अभी नॉर्मल रिएक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन के ऊपर चर्चा किया है ना, राइट? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर mg वाला फोर्स लगेगा, ठीक है? इधर भी लगाया था mg वाला फोर्स, राइट? ईमानदारी से ये धरती माँ कुछ बायसिंग नहीं करती, राइट? एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है एंड ये फोर्स हमेशा मास के ऊपर डिपेंड रहता है। इसका मास m है तो mg इतना फोर्स लगेगा, बराबर ना, राइट? बट ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है एंड एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। समझ में आया तुम लोग को? पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था कि अगर अनबैलेंस्ड एंड एक्सटर्नल फोर्स है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, अनबैलेंस्ड एंड एक्सटर्नल फोर्स है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है? अभी इधर मैंने एक ही फोर्स लगाया है तो समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0 होगा? पॉसिबल नहीं है, राइट? पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज होना चाहिए बट हो तो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज असलियत में ये जो रिजिड बॉडी है वो भी एक रिएक्शन के फॉर्म में एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आया समझ में? मैं जो सरफेस पे खड़ा हूं, सपोज मान लो कि मेरा वेट है 60 kg, राइट? इतना ही फिट नहीं हूं मैं बट फिर भी मान लो 60 kg ये वेट है मेरा,
ठीक है। एंड 60 kg मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 600 न्यूटन में यह सरफेस के ऊपर धरती माँ मेरे ऊपर जो लगा रही है वो सरफेस के ऊपर जा रहा है, राइट। बट मेरा ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि मैं गया ग्राउंड फ्लोर पे, नहीं ना ऐसे, राइट, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही सरफेस सेम वैल्यू ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन करने के लिए या बैलेंस कंडीशन करने के लिए ऊपर वाले मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मेरे ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं अभी? दो। कौन से? एक धरती माँ वाला फोर्स दैट इज 600 न्यूटन mg एंड दूसरा वाला उतना ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन वाला नॉर्मल रिएक्शन। समझ लो, क्लियर है? सो नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट दी फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है, एज अ रिएक्शन फोर्स, एज रिएक्शन फोर्स। अगर वो रिजिड बॉडी से निकलता हुआ है तो आई कैन से दैट इट्स अ सिंपल नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल। एबनॉर्मल जो नहीं है वो नॉर्मल, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। जब भी सरफेस की बात आती है तब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। जब भी लाइन की बात आती है तब हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, बराबर। इसीलिए रेज के फॉर्म में हम लोग जब बातें करते हैं तब लाइट रेज ये पूरे सरफेस के ऊपर गिरते हैं ना, बराबर। रे ऑप्टिक्स में हम लोग सीखते हैं नॉर्मल, है ना, जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, क्योंकि वो सरफेस पे होता है। एनीवेज, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन करने के लिए mg इतना ही फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। अभी दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल के चक्कर में। दूसरा एक एग्जांपल ऐसा है कि जो इंक्लाइन प्लेन है अल्फा, ठीक है। अभी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया है, ठीक है। नाउ यू टेल मी mg किधर लगेगा? धरती माँ बोलेगी क्या कि ये इंक्लाइन है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं, धरती माँ क्या बोलेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बायसिंग नहीं, ठीक है। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मली, मतलब क्या? परपेंडिकुलर। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सरफेस। सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। नाउ यू टेल मी दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला सरफेस, सो उसको नॉर्मल रिएक्शन ये डायरेक्शन में नॉर्मल लगना चाहिए। आर यू अग्री विद दिस? क्लियर है? सो उसको नॉर्मल रिएक्शन ये आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा इंक्लाइन प्लेन में इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझलं सगळ्यांना? क्लियर है? सो उसके लिए हम लोगों को ये तो पता चाहिए ना कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किसको निकाल रहा है, कौन से फोर्सेस के इक्वल है मैग्नीट्यूड, कौन से फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से इक्वल है? mg से इक्वल है क्या? नहीं, वो अपोजिट थोड़ी है। बट क्या वो उसका कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं? राइट, जैसे हम लोगों ने इंक्लाइन के लिए बनाया था, याद है? राइट, सो हम लोग ऐसे इसका कंपोनेंट बना सकते हैं कि ये mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी है 90 माइनस अल्फा। कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये कितना होगा? अल्फा। कितना होगा? अल्फा होगा। क्लियर है? देखो ये ट्रायंगल है, इधर 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा चमका। तो आई कैन से दैट ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा, क्योंकि ये जो कुछ पार्ट है अलोंग इंक्लाइन है, ये जो कुछ पार्ट है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, राइट। सो ये अगर mg है तो इधर क्या आ जाएगा? mg cos अल्फा, mg साइन अल्फा, राइट।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके मैग्नीट्यूड के समसमान है? mg cos अल्फा। किसके मैग्नीट्यूड के समसमान है? mg cos अल्फा। समझ लो व्यवस्थित, क्लियर है, राइट। और एक देख लो, नॉर्मल रिएक्शन बहुत अलग अलग रूप में पाए जाएंगे। ये θ1 है, ये भाई साहब θ2 है, ठीक है। एंड इधर हम लोगों को एक स्फीयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्फीयर आ जाएगा, है ना। क्या बात है, सुपर। ओके, आ गया। अभी मुझे बताओ कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। क्या ये अभी रिजिड सरफेस है? बराबर। देखो, रिजिड सरफेस ड्रॉ करने के लिए भी आपको जो ड्रॉ किया है उसमें छुप छुप के आपको रिजिड सरफेस बताया जाता है कुछ इस तरीके से। अगर ये हैश्ड लाइन है मतलब रिजिड सरफेस है, अगर ये हैश्ड लाइन है मतलब रिजिड सरफेस है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से θ1 ये इंक्लाइन डायरेक्शन में पाया गया है। चमका? अरे यस नो? अगर मैं बात करूं सेंटर से, फोर्सेस कौन से है? बोलो बोलो बोलो। mg नीचे के डायरेक्शन में, ओकेज। और नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आ जाएगा n1, बराबर, एंड ये आ जाएगा n2। क्लियर है? दोनों परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे डायरेक्शन में रहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलते हुए, ठीक है। एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन समझा है आपको? क्लियर? तीनों डायग्राम से, तीनों अलग अलग डायग्राम से हम लोगों ने समझा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इट इज अ रिएक्शन। तो फोर्स एक होगा तो दूसरा फोर्स आएगा जो होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? ओके, लिख के लो। फोर्स ऑन एनी लीनियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेंशन। एग्जाम्पल, वायर, रॉड, रोप, स्ट्रिंग, स्प्रिंग। वायर, रॉड, रोप, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, ठीक आहे. हे 5 जे ऑब्जेक्ट आहेत ते आपल्याला लागणारच आहेत, पण एनी लिनियर जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो आपको एक टेंशन वाला फोर्स दे देगा. ठीक है. अभी ये टेंशन वाला फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट किधर लगेगा? ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट whose FBD is drawn. FBD के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे. ये है M1, ये है M2 एंड ये एक रिजिड सरफेस के ऊपर रखे गए हैं. ठीक है. मैंने अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मतलब M2 को खींच लिया मैंने, ये आराम से बैठे थे एकदम शांति से. ठीक है. M2 को खींच लिया मैंने. M2 को खींचने के वजह से M2 इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, रादर M2 इज कनेक्टेड टू M1 वाया स्ट्रिंग. बराबर. तो ये स्ट्रिंग के ऊपर भी फोर्स लगेगा एंड ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन. क्लियर है. M2 ये स्ट्रिंग को खींचेगा, मतलब ये अल्टीमेटली M1 को भी खींच रहा है. बराबर. M1 को जिस फोर्स से खींचा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंशन. ठीक है. नामकरण मैंने लिखा है T1. क्या लिखा है? T1. ओके. अभी ये M1 जैसे ही सरफेस पे बैठा है शांति से, उसको M2 ने खींच लिया, राइट. तो उसके साथ साथ ऐसे ही जाएगा क्या? नहीं. वो क्या करेगा? इनर्शिया के वजह से वो क्या करेगा? रिफ्यूज करेगा स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए. बराबर. वो क्या करेगा? रिफ्यूज करेगा, मतलब वो भी M2 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना M2 ने M1 के ऊपर लगाया. तो M2 के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जो M1 अप्लाई करेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, दैट इज T2. बराबर. मतलब असलियत में किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? स्ट्रिंग के ऊपर. असलियत में किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? स्ट्रिंग के ऊपर. बराबर. बट स्ट्रिंग ये कनेक्टेड टू M2 एंड N1, तो
तो इसलिए M2 एंड M1 के ऊपर भी वही टेंशन से फोर्स अप्लाई हो रहा है। आया समझ में? क्लियर है? तो फोर्स जो टेंशन वाला फोर्स है T1 को मैं बोलूंगा फोर्स अप्लाइड ऑन M1 बराबर बाय M2, ठीक है। M2 ने M1 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है एंड इसको हम लोग बोलेंगे T1। T2 को क्या बोलेंगे? बोलो 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 बोलो। फोर्स अप्लाइड ऑन M2 बाय M1। वेरी गुड, क्लियर है? ये ऑन M1 एंड ऑन M2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है FBD के सेंस से, ठीक है। ओके, तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया। और एक एग्जांपल ले ले, है ना। चलो, ये एक ऐसा पार्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इधर एक पुली है, ठीक है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, ये है M1, ये है M2, ठीक ठाक? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, ओके। अभी इसके ऊपर जो टेंशन वाला फोर्स हमें चाहिए, राइट, वो कौन सा हो जाएगा? M2 के ऊपर धरती माँ का फोर्स है, तो M2 क्या करेगा? नीचे जाने की कोशिश करेगा। M1 के ऊपर भी धरती माँ का फोर्स है, तो M1 भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट जिसका मास ज्यादा है उसका धरती माँ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से मूव हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट विल गेट एंगल θ1 एंड एंगल θ2, इसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है, बराबर। जो फोर्स डोमिनेंट होगा उस हिसाब से ये मूव करेंगे। तो अगर M2 वाला फोर्स डोमिनेंट होगा तो ये इस हिसाब से मूव करेंगे, बट मूव तो करेंगे बट टेंशन तो लगेगा ही, टेंशन तो लगेगा ही, क्योंकि M2 M1 को खींच रहा है, मतलब तो वाया स्ट्रिंग वो खींच रहा है। कैसे? स्ट्रिंग के माध्यम से ये M2 M1 को खींच रहा है। M1 M2 को भी खींचेगा, कौन से माध्यम से? स्ट्रिंग से माध्यम से, बराबर। स्ट्रिंग के माध्यम से वो खींचेगा। नाउ विल से दैट कि ये M2 के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। चलो ठीक है, ये M2 के ऊपर ये हो जाएगा M2G, ऐसा फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। सिमिलरली M1 के ऊपर भी M1G ऐसे लगेगा। क्लियर कट? अच्छे से समझा? ठीक है। ये जो आ जाएगा एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा M1G साइन θ1, बराबर, एंड ये आ जाएगा M1G कॉस θ1। ये θ1 है ना, इसलिए कॉस θ1 साइन θ1, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कॉस θ1 एंड पैरेलल टू इंक्लाइन साइन θ1। चमका अच्छे से? ओके। इधर भी आ जाएगा वैसे ही M2G cos θ2 and M2G sin θ2, पक्का? नाउ आई विल गेट टू नो दैट कि M1G sin θ1 को अपोज करने वाला और कोई तो फोर्स है, दैट इज टेंशन T1। समझ में आया? क्लियर है? राइट? यही टेंशन, यही जो स्ट्रिंग है वो पुली को भी अटैच हुआ है, राइट? मतलब देख लो, M2 असलियत में स्ट्रिंग के माध्यम से पुली को पुल करने की कोशिश करेगा, राइट? बट पुली चतुर है, पुली एक सेंटर पे अटकाया है एंड वो घूम भी सकता है, बराबर। पुली क्या हो सकता है? घूम भी सकता है। तो पुली खुद घूम जाएगा एंड स्ट्रिंग डिस्प्लेस हो जाएगी। पुली अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको ये रिजिड सरफेस से अटकाया है, बराबर। क्लियर है एवरीवन? ओके। तो ये पुली के ऊपर भी ये एक टेंशन वाला फोर्स ये देगा, बराबर, एंड ये भी एक टेंशन वाला फोर्स दे देगा, बराबर। तीनों जन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तीनों जन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम ह्यूमन के जैसा, ठीक है। तो ये T1 M1 T1 इतने टेंशन से पुली P1 को खींच रहा है, पुली P1 M1 को T1 के फोर्स से खींच रहा है, बराबर। सिमिलरली M2 पुली को ये T1 एंड ये भी T1 इतने फोर्स से खींच रहा है। सिमिलरली पुली M2 को खींच रहा है। आया समझ में?
मतलब मीडिएटर कौन है? पुली। बराबर है, मीडिएटर कौन है? पुली है, राइट। अगर मैं पुली के ऊपर चर्चा करूं तो वो चीज हम लोग धीरे धीरे एफबीडी में इन्वॉल्व करके आगे जाएंगे। बट क्या आपको टेंशन वाला चीज समझ में आ गया? टेंशन वाले चीजों के ऊपर दो प्रकार से ध्यान में रखना। टेंशन वाले चीजों के लिए दो प्रकार पे ध्यान में रखना। पहला, टी या टेंशन ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट whose FBD is drawn। जिसका FBD हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के अवे डायरेक्शन में ये टेंशन लग जाता है। ठीक है, मतलब मैंने अगर M1 का FBD ड्रॉ किया तो M1 के लिए मैं दोनों टेंशन नहीं ले लूंगा। मैं कौन सा टेंशन ले लूंगा? सिर्फ ये वाला टेंशन ले लूंगा जो उसके अवे जा रहा है। बराबर। M2 के लिए मैंने FBD ड्रॉ किया तो सिर्फ M2 से अवे जाने वाला जो टेंशन है वही मैं ले लूंगा, बिकॉज वी नीड ऑन द ऑब्जेक्ट वाले फोर्स ये लेने हैं FBD में। अभी आगे के स्लाइड में हम लोग को देखना है कि FBD क्या होता है एंड FBD में कैसे कैसे डील करें। बाय द टाइम और एक पार्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। टेंशन अगर मैं बात कर लेता हूं कि ऑब्जेक्ट या सिस्टम एक एक्सेलरेशन से या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, देन इन दैट केस टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। टेंशन इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था क्या? इंटरनल फोर्स अभी किया था, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, राइट, तभी हम लोगों ने देखा था इंटरनल, राइट। धक धक किया तो ये में मूव नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही अगर जो टेंशन है वो एक दूसरे को मार रहा है, टेंशन इज अ बैलेंस्ड फोर्स बोल सकता हूं मैं। T1 एंड T1 पूरे सिस्टम को मैंने कंसिडर किया FBD के लिए, तो टेंशन वाला इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना, विच इज बैलेंस्ड फोर्स। बराबर। देख लो अभी कि ये पूरे सिस्टम का मैंने कंसिडरेशन किया तो हम लोगों ने क्या देखा है कि टेंशन अवे डायरेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हुज FBD इज ड्रॉन, मतलब पूरा का पूरा FBD में ड्रॉ करूंगा। बराबर, ठीक ठाक। इंटरनल फोर्सेस कौन से होंगे? टेंशन, मतलब ये टेंशन एंड ये टेंशन दोनों मर रहे हैं, ये टेंशन दोनों मर रहे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। एंड इसीलिए टेंशन आपको इंटरनल फोर्स देगा जो आपको बैलेंस्ड कंडीशन करवा के तैयार करवा के दे देगा। बैलेंस कंडीशन बोले तो नेट फोर्सेस जीरो। तो इंटरनल फोर्सेस जो रहेंगे वो बैलेंस कंडीशन में रहेंगे, मतलब सारे के सारे टी एक दूसरे को मार डालेंगे, कट करेंगे। क्लियर है, राइट। जाते जाते और एक फॉर्म आपको दे रहा हूं मैं जो आपको करना है, ठीक है। ये है M1, ठीक है। इधर एक रॉड है, ठीक है, एंड इधर एक मास लटकाया है, दैट इज M2। ठीक ठाक, चमका अच्छे से। चलो इधर पुली ड्रॉ कर लेता हूं मैं, तो अच्छा है ना। ये पुली है, ठीक है, एंड वो पुली को मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मैंने दिया है, रिजिड सरफेस से लटका के रखा है, एंड ये पुली ऐसे स्ट्रेट इधर जाएगा M2 पार्ट पे। अभी मुझे ये FBD से सिर्फ टेंशन वाले कंपोनेंट बताओ। बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? M1 को कौन खींचेगा? M1 को कौन खींचेगा? M2। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। बीच में कौन है? दो पुली है, बराबर। तो ये पुली जो है उसके आजू बाजू में टेंशन वाला फोर्स लगेगा। ये एक टेंशन, ये एक टेंशन, बराबर, ठीक। इधर ये एक टेंशन, इधर एक टेंशन। क्लियर, बराबर। ये इधर एक टेंशन एंड इधर एक टेंशन। क्या सारे के सारे टेंशन मर गए? इंटरनल फोर्सेस। आया समझ में? क्लियर है। ड्रॉ करो अच्छे से।
धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है M2G, बराबर। M2 के ऊपर डिपेंड रहेगा कि फोर्स कितना है, उस हिसाब से ये M1 जो है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट टू डिपेंड कि भाई फ्रिक्शन है या नहीं है। ये तो मैंने रॉ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि भाई टेंशन किस तरफ लगेगा, FBD में टेंशन कैसे ड्रॉ करने का, कैसे किस डायरेक्शन में ड्रॉ करने का। ठीक है, लिख लो। ओके, टेंशन वाले पार्ट में दो सिचुएशंस पैदा होंगे। अगर स्ट्रिंग नेग्लिजिबल मास की होगी, अगर स्ट्रिंग नेग्लिजिबल मास की होगी तो टेंशन इज सेम ऑल अलोंग द स्ट्रिंग। इधर मैं लिखवा के दे देता हूं, इफ वायर, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, जो कुछ है वो इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास, then tension is equal all along the string, spring, जो कुछ है। ठीक है, मास अगर होगा, मासलेस अगर है मतलब नेग्लिजिबल मास का है, तो हम लोगों को टेंशन समसमान मिल जाएगा हर जगह। अगर मास का रोप है, राइट, रोप को मास रहता है, टग ऑफ वॉर में रोप को बहुत बड़ा मास रहता है, ज़्यादा मास रहता है, तो मास अगर होगा, नेग्लिजिबल नहीं है, देन एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा।